नमस्कार साथियों, आशा उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे भाई बहन अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। बच्चों, जो मेरे भाई बहन यूपीएसआई की, यूपी पुलिस की, लेखपाल की अर्थात ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है। जीएस में वो भी पॉवर पार्ट जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो मित्र, भारतीय संविधान का मैं एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक से हर प्रतियोगी परीक्षा में एक क्वेश्चन निश्चित आता है। मित्र, एक से बढ़कर भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन निश्चित आता है। भारतीय संविधान का, इंडियन पॉलिटी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। आपको यह बताऊंगा कि भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, प्रत्येक अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मित्र, तो एक एक को बारी बारी से बताऊंगा। और उन मेरे भाई बहनों के लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत ही रामबाण है। मैं इससे पहले 4 सेशन बना चुका हूं, ये 5वां लेक्चर है मेरे दोस्त। बिल्कुल बेसिक से बताया, भारतीय संविधान का इतिहास से मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है। मैं कुछ दिन बाद प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप यदि यूपीएसआई की तैयारी में फ्री में करना चाहते हो, चाहे जीएस पढ़ना चाहते हो या फिर हिंदी पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, मैथ पढ़ना चाहते हो, तो मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ उसके लिए मैं आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा। बेसिक से तैयारी करिए, मेरा वादा है क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, इस बात का मेरा वादा है। बिल्कुल सावधानी तरीके से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल बेसिक से बच्चों। तो मित्र, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अब चलिएगा, मैं एक एक अनुसूची को बारी बारी से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जो अनुसूचियां हैं, जो आपके एग्जाम में आती हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, जो अनुसूचियां हैं, आपको यह पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था, प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। मतलब यह है कि जब हमारा संविधान लागू किया गया था, उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो आप लिख सकते हैं प्रारंभ में भारतीय संविधान में। आप लोग लिखिए मित्र, बगैर लिखे आपको याद नहीं होगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं मित्र, तो हर बात आपको नोट करनी पड़ेगी और समय समय पर आपको रिवीजन करना पड़ेगा यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं। तो प्रारंभ में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूचियां थी, तो बताइएगा। इनकी संख्या बच्चों कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। अगर पूछा जाता है कि प्रारंभ में मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी बच्चों, 1 से लेकर के 8 थी। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो मूल जो संविधान है वर्तमान समय में, उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, तो उस फैक्ट को भी नोट करिए जो आपके एग्जाम पूछा जा सकता है। वर्तमान में संविधान में अनुसूचियां कितनी है मेरे भाई? तो क्या बताएंगे आप? बता सकते हैं 12 है। कितनी है? 12 है। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान या प्रारंभ में तो बताइए 8 थी। और वर्तमान समय में, वर्तमान समय तुम्हारा क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है मेरे भाई। तो इस समय कितनी है? तो ध्यान रखना, 12 अनुसूचियां हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? संविधान संशोधन के द्वारा कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? तो बताइए, 4 अनुसूचियां जोड़ी गई।
कितनी? 4 अनुसूचियां जोड़ी गई मेरे भाई। संविधान संशोधन द्वारा कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? 4 मैं बता रहा हूं मित्र, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। जो भाई ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वो रिवीजन उनका हो जाएगा, लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं जो ना बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं। हाँ, जो मेरा वादा भी है कि जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा बच्चों, लेकिन जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, नए युवा हैं, नए सैनिक हैं, नए वीर हैं, नए योद्धा हैं, उन्हें तो ये समझ लीजिए उनके लिए रामबाण है ये। संविधान संशोधन द्वारा कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई बच्चों? तो बताइए। 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। कितनी अनुसूचियां? 4 अनुसूचियां जोड़ी गई बच्चों, याद रखेंगे। कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो आप उन्हें भी नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग बना लें, अनुसूचियां। सबसे पहले लिखिए कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, तो ध्यान रखना 8 तो थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? तो ध्यान रखना बच्चों, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। यह कब हुआ था? तो बताइए 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था मेरे भाई। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो बताइए 1951 में हुआ था। हालांकि इस अनुसूची में किस बात को वर्णन किया गया है वो बच्चों में आगे बता दूंगा इसी सेशन में। जब 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा बच्चों। लेकिन 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में। उसके तहत ध्यान रखना 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्लियर हुआ? लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बता चुका हूं 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, जब तो 12 हुई हैं। पहले 8 हुआ करती थी मूल संविधान में। उसके बाद अगर पूछी जाए 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, यह पूछा जा सकता है। 10वीं अनुसूची इंपोर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखना। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना 10वीं अनुसूची बड़ा इंपोर्टेंट है। यह 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन हुआ था। बावनवां संविधान संशोधन हुआ था। और हुआ कब था ये? तो ध्यान रखना 1985 में। ये डेट मेरे दोस्त याद कर लेना, क्वेश्चन बन जाए। हालांकि 10वीं अनुसूची में क्या है आगे बता दूंगा, लेकिन 10वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी तो आप बताइएगा कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। हम महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन द्वारा उन पर विशेष तौर से बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चा? उसके बाद मैं 9वीं बता दी, 10वीं बता दी। अब देखो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? तो ध्यान रखना 11वीं अनुसूची है वो किस एक्ट द्वारा जोड़ी गई है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो ध्यान रखना इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था मेरे भाई? तो ध्यान रखना 1992 में हुआ है, 1992 में हुआ है। 11वीं जो अनुसूची है मेरे राजा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1992 में बच्चा। कब? 1992 में बच्चों। याद रखिए, बड़ा फैक्ट, बड़ा महत्वपूर्ण है। सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन था, जो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। उसके बाद जो 12वीं अनुसूची है, कौन सी मित्र? जो 12वीं अनुसूची है, वो कब जोड़ी गई थी? तो इसके लिए बच्चों ध्यान रखना, जो 74वां संविधान
संशोधन होता है बच्चा। ये कब हुआ था? तो बच्चों ये भी 1992 में हुआ है। यह भी 73वां और 74वां दोनों एक साथ हुए हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, लेकिन 12वीं अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में बच्चा, इसके माध्यम से जोड़ी गई थी। तो याद रखना, जो 4 अनुसूचियां हैं जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? तो 9वीं अनुसूची है मेरे दोस्त, जो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में, और उसके बाद 10वीं अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। जो 11वीं अनुसूची है यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो बताइए, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 में। लेकिन जो 12वीं अनुसूची है मेरे दोस्त, यह कब जोड़ी गई थी? तो ध्यान रखना, इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ है, 74 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ी गई थी बच्चा, याद रख लेना। ये चारों बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं ये चारों आपकी बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी और आपने वर्दी पहनने के जुनून में इन्हें नोट भी कर लिया होगा, और उम्मीद मेरी आशा है कि आप इन्हें 100% रिवीजन करते रहेंगे। चलिए, यहां तक किसी मेरे भाई को दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे बता सकता है। एक बात महत्वपूर्ण सूचना बताना चाहता हूं, सारी क्लासें फ्री देता रहूंगा। मैं जीएस पढ़ा रहा हूं, मूल विधि पढ़ाऊंगा। जितेंद्र सर हैं वो मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। ऑलरेडी चयनित लेखपाल मैम हैं जो आपको हिंदी पढ़ाएंगी। सारी कक्षाएं फ्री दूंगा बच्चों, इस बात का आपके भाई का दावा है, क्योंकि छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता हूं। सारी कक्षाएं फ्री दूंगा मैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं मेरे दोस्त। इतनी बातें बिल्कुल आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग चलते हैं, जो 12 अनुसूचियां हैं, कैसे कौन सी, 1 से लेकर के जो 12 अनुसूचियां हैं, अब प्रत्येक पर हम लोग क्या डालेंगे? प्रकाश डालेंगे। प्रकाश किसी भाई का नाम हो तो बुरा मत मानना मेरे भाई, ठीक है? हाँ, हम चलते हैं पहली अनुसूची पर। किस पर? पहली अनुसूची पर। पहली अनुसूची, कोई भाई बता सकता है पहली अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें किस बात का वर्णन किया गया है? कमेंट सेक्शन बताइए मुझे, बताइएगा, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, पहली अनुसूची में जिस बात का वर्णन किया गया है मेरे दोस्त, आप लोग याद रखना, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का। किसका? राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। कहीं पर आप ऐसे मत कर देना, जैसे मैं लिखने के लिए आगे जा रहा हूं उसमें कहीं ऐसे मत लिख देना, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। आप लोगों को याद रखना है, प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का। भारत शब्द नहीं लिखा हुआ है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश पहली अनुसूची में इस बात का वर्णन किया गया है। यह मत लिख देना आप भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यह गलत हो जाएगा मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैंने इसलिए नोट करा दिया मेरे दोस्त, गलत मत कर देना, क्योंकि यहां पर यह जो शब्द दिया गया है वो कहां पर दिया गया है? तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 1 में दिया गया है मेरे दोस्त, अनुसूची में नहीं दिया गया है। कहां पर दिया गया? अनुच्छेद 1 में दिया गया है। लेकिन अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है अनुसूची में मेरे भाई। उम्मीद है और आशा है बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलो, उसके बाद जो दूसरी अनुसूची है, पहली अनुसूची क्लियर हुई, जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में
किस बात का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखना, जो दूसरी अनुसूची है मेरे भाई, उसमें जो वर्णन किया गया है, उसमें जो बताया गया है, दूसरी जो अनुसूची है भारतीय संविधान की, जो दूसरी अनुसूची, यह बताती है, क्या बताती है? महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में। किसके बारे में? वेतन भत्ते के बारे में। तो लिख सकते हैं इसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन भत्ते के बारे में। दूसरी अनुसूची में क्या बताती है? जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में। किसके बारे में? वेतन भत्ते के बारे में। आप वेतन भत्ता याद रखोगे मेरे दोस्त। पूछा जाए कि वेतन भत्ते, संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए दूसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति है काम क्यों क्या क्या करता है। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता व्यक्ति की जीने की होती है, दूसरी किसकी होती है? वेतन की, पैसे की, धन की। पहली प्राथमिकता क्या होती है? जीवन जीने की। दूसरी क्या होती है? धन कमाने की। तो दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है तो बताइए, वेतन भत्ते के बारे में। उम्मीद है उदाहरण समझ में आ चुका होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, जो तीसरी अनुसूची है, कौन सी? तीसरी अनुसूची। चलो मैं यहां अनुसूची लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। अनुसूची, जो तीसरी अनुसूची है मेरे दोस्त, वो क्या बताती है? तो ध्यान रखना, जो तीसरी अनुसूची है बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखना, ध्यान दीजिए। तृतीय अनुसूची, यहां से क्वेश्चन बनता है। तृतीय अनुसूची में बच्चों किसका वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है। किसका? महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी किसका? शपथ का वर्णन है। तो आप शपथ शब्द का याद रखेंगे। किसका? शपथ शब्द आप लोग याद रखोगे मेरे भाई। पूछा जाए शपथ जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो बताइए तीसरी अनुसूची में। किसमें? तीसरी अनुसूची में किया गया है। लेकिन मेरे दोस्त क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो उसको जरा ध्यान दीजिएगा। अगर इसका जो तीसरी अनुसूची है इसका अपवाद पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन कौन से पदाधिकारी हैं, संवैधानिक ऐसे ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का वर्णन तृतीय अनुसूची में वर्णित नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो उन तीनों को, जो तीन संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। लेकिन तीन क्या है बच्चों? तीन एक महत्वपूर्ण ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिसका वर्णन तृतीय अनुसूची में नहीं है। सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, 1 सेकंड, हाँ, राष्ट्रपति। भैया राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन आपकी तीसरी अनुसूची में नहीं है मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे किस अनुसूची में है बता कि, तो आप ये कहेंगे फिर किस में है, तो एक आर्टिकल याद रखना, एक अनुच्छेद याद रखना। कौन सा? अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति जी के जो शपथ प्रक्रिया का वर्णन है वो अनुच्छेद 60 में मित्र। किसमें? अनुच्छेद 60 में। लेकिन तीसरी अनुसूची में नहीं है। लेकिन तीसरी अनुसूची में नहीं है। किस में है राष्ट्रपति शपथ प्रक्रिया का वर्णन? बताइए, अनुच्छेद 60 में है मेरे दोस्त। किस में है? अनुच्छेद 60 में। दूसरा जो संवैधानिक पदाधिकारी है मेरे दोस्त, उनका नाम है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, क्लियर हुआ? उपराष्ट्रपति की जो शपथ प्रक्रिया का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग याद रख लेना, अनुच्छेद
69 है, 69। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके बाद तीसरा महान व्यक्ति कौन सा है जिसकी शपथ प्रक्रिया का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं है? तो वही अपने राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल कौन मित्र? राज्यपाल। राज्यपाल और राज्यपाल है मित्र, इनकी शपथ प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद बड़ा महत्वपूर्ण है, 159। इसे हम लोग कह सकते हैं 159। 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है। किसका? शपथ का वर्णन किया गया है मित्र। आप इनको बेहद तरीके से तीनों को याद कर लेंगे। तो एक बार फिर ध्यान दीजिए, तृतीय अनुसूची क्या बताती है? महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ प्रक्रिया का वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। लेकिन 3 संवैधानिक पदाधिकारी इसके अपवाद हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो आप ये कहेंगे मुझसे कि भैया ये बता दीजिए कि राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन कहां पर किया गया है? तो मैं आपको बताऊंगा। बच्चा याद रखिए मेरे भाई मेरी बहन कि राष्ट्रपति की जो शपथ प्रक्रिया का वर्णन है वो अनुच्छेद 60 में है, आर्टिकल 16 में है। जबकि दूसरे कौन है? तो बताएंगे उपराष्ट्रपति है। इनकी शपथ प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो फिर बता देना, आर्टिकल 59 है, सॉरी 69 है। कितना? 69 है, 69 है बच्चों, ठीक है। जबकि राज्यपाल है, इनकी शपथ प्रक्रिया का वर्णन कहां पर है? तो ध्यान रखना, 159 आर्टिकल बता सकते हैं, अनुच्छेद 159। इसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं 159 आर्टिकल में राज्यपाल की शपथ प्रक्रिया का वर्णन है बच्चों। यहां तक मैं जानता हूं आपको बेहद तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं चौथी अनुसूची की तरफ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। आप डालिए चौथी अनुसूची। हां, आप डालेंगे चतुर्थ अनुसूची। वन सेकंड, मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। ये बच्चों बड़ा महत्वपूर्ण है, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चतुर्थ अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया है। तो याद रखना, चौथी अनुसूची हमें यह बताती है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य से कितने राज्यसभा में सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, इसका वर्णन आपकी चतुर्थ अनुसूची में मेरे दोस्त किस में है? चतुर्थ अनुसूची में। किसका वर्णन है? तो बताइए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में है। किस राज्य से कितने मेंबर, कितने सदस्य राज्यसभा में चुनकर के जाएंगे, इस बात का वर्णन किस में है? तो बताइए, चतुर्थ अनुसूची में। तो मैं जानता हूं समझ में आ चुका होगा। तो लिख सकते हैं, राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आवंटन किस अनुसूची में है? चतुर्थ अनुसूची में। कौन सी में? चतुर्थ अनुसूची में मित्र, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पांचवी अनुसूची की तरफ। कहां पर? पांचवी अनुसूची की तरफ चलते हैं। 1 मिनट बच्चों, मैं इसको इधर लिख देता हूं, ठीक है, इसको साइड से लिख देता हूं, कोई बात नहीं है। चतुर्थ अनुसूची आपने तो नोट कर लिया होगा। चतुर्थ अनुसूची में बता सकते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपकी चौथी अनुसूची है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब हम लोग बताएंगे पांचवी अनुसूची। और पांचवी अनुसूची मित्र ध्यान रखना, आपको 100% याद रखनी पड़ेगी।
क्योंकि परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। पांचवी अनुसूची, तो बताइए कौन कौन याद करने के लिए तैयार है? बताइएगा कौन कौन मेरा भाई है जो पांचवी अनुसूची को याद करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य केवल अपने सपनों को साकार करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना और अपने पिताजी की समाज में इज्जत बनाए रखना, उसका केवल एक ही लक्ष्य है, चाहे मेरा भाई हो या बहन हो। चलिएगा, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, अच्छा पांचवी अनुसूची में क्या बताती है? पांचवी अनुसूची में यह बताती है कि असम राज्य, सुनाओ, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो जिन्हें हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, 7 बहनों के नाम से जानते हैं, उनमें से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, सॉरी मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। क्या है? मिजोरम। 1 सेकंड। मिजोरम है। जरा ध्यान दीजिए, हम जरा उल्टा तरीके से पढ़ा रहे हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर, शेष, शेष ऐसे ही लिखा जाता है बच्चों, नहीं गलत लिख दिया मैंने, शेष राज्यों की जनजातियों के प्रशासन तथा प्रबंध का वर्णन है। जरा ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। पांचवी अनुसूची में क्या बताती है मेरे दोस्त? यह बताती है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। याद नहीं हो रहा है तो आप इनको याद कर लीजिए। एटीएम तो जानते हैं ना, एटीएम, एक और एम लिख लीजिए, ठीक है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है? एटीएमएम, आप लोग एटीएम में यूज करते होंगे ना, उससे आप लोग याद कर लीजिए एटीएमएम। एटीएमएम मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़ करके शेष जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनमें जो जनजातियां पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? जनजातियों के प्रशासन तथा उनके प्रबंधन का वर्णन किया गया है। प्रबंधन का वर्णन किया गया बच्चों। कौन सी अनुसूची में? तो बताइए, पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में एटीएमएम मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर शामिल नहीं है मित्र, याद रखना, ठीक है? को छोड़कर शेष राज्यों की जनजाति के प्रशासन तथा उनके प्रबंधन का वर्णन भारतीय संविधान का पांचवी अनुसूची में वर्णन किया गया है मेरे दोस्त। बेहतर तरीके से याद रख लेना। इसके बाद जो छठवीं अनुसूची है, इसके बाद जो छठवीं अनुसूची है, कौन सी? छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखना मेरे मित्र, मैंने जो अभी राज्य बताए थे कि इनको छोड़कर के एटीएमएम राज्य बताए थे, असम, त्रिपुरा, मिजोरम में और मेघालय, किसको? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में जनजातियों के प्रशासन तथा प्रबंधन का वर्णन है। याद मत करो, रटो मत, याद कर लो, ठीक है? कैसे, मैं बताता हूं। ऐसे छठवीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, वही ट्रिक याद रखना एटीएमएम वाली,
ATMM। लेकिन एक बात याद रखना, मणिपुर शामिल नहीं है मेरे भाई, मणिपुर शामिल में नहीं होना, नहीं है इसमें। आप एटीएम तो आप लोग यूज करते होंगे ना, इससे आप लोग याद कर सकते हैं एटीएम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके में इन राज्यों में जो जनजाति पाई जाती हैं, शेड्यूल कास्ट पाई जाती हैं, उनके प्रशासन और प्रबंधन का मेरे मित्र क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कौन सी अनुसूची में, तो बताइएगा 6वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, तो इन राज्यों को छोड़ करके, इन राज्यों को छोड़ करके शेष जो राज्य हैं उनके जनजातियों के समूह का प्रशासन और प्रबंधन का वर्णन किया गया है 5वीं अनुसूची में। जबकि 6वीं अनुसूची हमें क्या कहती है, 6वीं अनुसूची बच्चा हमसे यह कहती है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, जिन्हें हम लोग एटीएमएम कहते हैं, एटीएमएम कहते हैं, इनमें जो जनजाति पाई जाती है उनके प्रशासन का पूर्ण तरह से सुरक्षित रहे, इसका वर्णन आपकी 6वीं अनुसूची में किया गया है। बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, किसको समझ में नहीं आ गया? अगर समझ में आ गया है तो ईमानदारी से सेशन को शेयर कर दें भाई। अब चलिए 7वीं अनुसूची बचा, किस पे, 7वीं अनुसूची पे बड़े आराम से पढ़ेंगे हम लोग, परेशान ना हो। 7वीं अनुसूची हम लोगों से क्या कहती है, हेडिंग बना लीजिए 7वीं अनुसूची। और बड़ा इंपोर्टेंट है मित्र, याद रखना, यहां से क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा में बनता है। कंप्यूटर वहां पे हमारा मच्छर आ जाता है, थोड़ा दिक्कत करने लगता है, उसको थोड़ा एडजस्ट करते रहना, क्योंकि ये टच स्क्रीन है, मच्छर आके बैठता है, वो खुद पढ़ाने लगता है। तो उनसे मने करते हैं कि आप टीचर महोदय बाद में बनिए, पहले हम ही जिंदाबाद हैं। चलिएगा 7वीं अनुसूची, 1 सेकेंड, 7वीं अनुसूची। प्रत्येक अनुसूची को चिंता न करें मेरे दोस्त, याद करा देंगे, आपका भाई जिंदाबाद है, इस बात का वादा है। ठीक है, 7वीं अनुसूची। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 7वीं अनुसूची तुमसे कहती क्या है, बोलती क्या है, अर्थात इसमें अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया है, आपको यह पता होना चाहिए। तो लिखिएगा, जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। किसका, केंद्र एक तरफ, क्योंकि आप भाई भारत के निवासी हैं, आपने भी देखा होगा, एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ राज्य सरकार है, आप राज्य में निवास करते हैं। तो इनके मध्य जो आपस में जो शक्तियां हैं उनके बंटवारे का वर्णन है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, परिवार में 2 भाई होते हैं ना मित्र, वो आपस में क्या करने लगते हैं, कुछ चीजों को लेकर के, जो परिवार की चल और अचल संपत्ति है उसको लेकर के विवाद खड़ा कर लेते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य इन विवादों को फ्री करने के लिए, इनमें के मध्य विवाद ना हो, इसके लिए एक अनुसूची बनाई। संविधान निर्माता बड़ा तेज थे मेरे भाई, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, बहुत सोच समझ के किया है, सोच लीजिए आप। तो 7वीं अनुसूची हमसे क्या कहती है, यह कहती है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, हम लोग अधिकार भी कह सकते हैं, शक्तियों का विभाजन। इतनी बात तो मेरे दोस्त समझ में आ चुकी होगी कि 7वीं अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया है, तो केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। और इस शक्तियों का विभाजन बच्चों 3 प्रकार से किया गया है, ऐसे नहीं किया गया है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से किया गया है। जितनी भी भारत में चल और अचल संपत्ति है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कैसे, जरा बताता हूं, आप लोग नोट करते जाइए, मेरा वादा है कि ठीक से अध्ययन करेंगे तो आप बिल्कुल अपने आप को 100% सुरक्षित पाएंगे। जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहली बच्चों लिखिएगा संघ सूची, संघ सूची। ध्यान रखिए मित्र, संघ सूची है, संघ सूची में
वर्तमान समय में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो ध्यान रखना, वर्तमान समय में संघ सूची में बच्चों 100 विषय हैं। कितने? 100। चलो नीचे लिख देता हूं, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो। संघ सूची बच्चा विषय कितने हैं? 100 विषय हैं। अर्थात संघ सूची में वो 100 विषय ऐसे हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है। केंद्र सरकार क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि इस पर, संघ सूची के विषयों पर संसद, या हम लोग लिख सकते हैं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, बना सकती है। क्लियर हुआ? संघ सूची में जो 100 विषय हैं उन पर मात्र केवल मेरे दोस्त कौन कानून बना सकता है? बता दीजिए। संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार बना सकती है। पार्लियामेंट इस पर कानून बना सकती है। लेकिन जो राज्य सूची है, लेकिन जो राज्य सूची है मेरे मित्र, ये तो मैंने संघ सूची बताई। ये क्या बताई मैंने आपको? संघ सूची बताई, ये वाली। लेकिन जो राज्य सूची है, जो राज्य सूची है मित्र, ध्यान दीजिए, जो राज्य सूची है मेरे मित्र, एक एक पॉइंट को याद रखना मेरे भाई, ठीक है? और राज्य सूची पर, राज्य सूची में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कितने विषय हैं। तो राज्य सूची में मित्र ध्यान रखना 61, 61 विषय हैं। कितने? 61, 61 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। राज्य सूची के विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल कानून बना सकता है। क्या कर सकता है? कानून बना सकता है मेरे दोस्त। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। इस पर कानून कौन बना सकता है? तो ध्यान रखना, इन पर जो कानून बना सकता है वो कौन बना सकता है? राज्य विधानमंडल बना सकता है। जहां पर राज्य विधानमंडल एकहरी है, केवल विधान सभा है, तो केवल वही बनाएगा। जहां पर विधान परिषद भी है। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा बच्चों, संघ सूची पर मतलब जो विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर दोनों राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? समवर्ती सूची कहा जाता है। समवर्ती सूची, जरा ध्यान दीजिए बच्चों, बड़ा महत्वपूर्ण बात है यहां पर। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची बच्चों एक ऐसा स्तर है, इसमें अगर बात की जाए तो 52 विषय, इसमें 52 विषय शामिल हैं। 52 विषय इसमें शामिल है बच्चा, ठीक है? और समवर्ती सूची के विषयों पर कौन कौन कानून बना सकता है? तो ध्यान रखना, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं मेरे भाई, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी कभी देखा होगा परिवार में एक ही चीज को लेकर के दोनों भाइयों में आपस में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। एक ही वस्तु को लेकर के दोनों भाइयों में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। लेकिन जब यह बात पंचायत में पहुंचती है तो बड़ा भाई हमेशा भारी रहता है। मतलब केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानूनी क्या होगा? मान्य होगा। तो लिख सकते हैं विवाद की स्थिति में, नोट कर लिख सकते हैं विवाद,
की स्थिति में अगर देखा जाए केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून क्या होगा बच्चों? मान्य होगा। क्या होगा? मान्य होगा। आप लोग नोट कर सकते हैं, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो मेरे दोस्त। तो मैं जानता हूं इन सब बातों का वर्णन किस में है? 7वीं अनुसूची में मित्र। कहां पर? 7वीं अनुसूची में। बड़ा फैक्ट बहुत अच्छे याद कर लीजिए, ठीक है। हालांकि तुम्हें बताऊं मैं, संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, आपको 100 विषय याद नहीं करने हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं, आपको 61 विषय याद नहीं करने हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, आपको 52 विषय याद नहीं करने। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो आपको याद कर लेने ही चाहिए, जहां से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इन सब के बारे में जब केंद्र और राज्य संबंध पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। बता तो अभी भी सकता हूं, लेकिन समय आपका इन अनुसूची में ही निकल जाएगा। अच्छा, इन सब के अलावा कुछ और ऐसे विषय भी होते हैं, इन सब के अलावा कुछ और ऐसे विषय भी होते हैं जो जिन्हें इन सूची में नहीं रखा जाता, ना तो संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना संवर्ग सूची में। उन्हें किस में रखा जाता है? उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। क्या कहा जाते हैं? उन विषयों को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट विषय कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिए, अब लोग हेडिंग बनाएंगे अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय, सबसे पहली बात बच्चा आप लोग याद रखेंगे कि जो अवशिष्ट विषय होते हैं मेरे मित्र, इन पर कौन कानून बना सकता है? अवशिष्ट विषयों पर सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इन पर कानून कौन बना सकता है। तो आप लोग याद रखना, इन पर जो कानून बना सकता है वो संसद बना सकती है। कौन? संसद बना सकती है। पहली बात, कौन अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद बना सकती है। कभी कभी यह पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत बना सकती है? अवशिष्ट विषयों पर संसद किस आर्टिकल के तहत कानून बना सकती है? तो आप लोग याद रखना, आर्टिकल 248। 248 के तहत संसद क्या कर सकती है? अवशिष्ट विषयों पर, अनुच्छेद 248 के तहत क्या कर सकती है? संसद अवशिष्ट विषयों पर क्या मेरी बना सकती है? कानून बना सकती है। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, यह जो विचार है, यह जो अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है संसद आर्टिकल 248 के तहत, ये जो विचार है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विचार है किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना मित्र, ये फैक्ट बहुत अच्छा है, कनाडा के संविधान से। किससे? कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से लिया गया है कि अवशिष्ट विषयों पर संसद कानून बना सकती है आर्टिकल 248 के तहत। यह विचार कहां से लिया गया है? तो बताएंगे कनाडा के संविधान से। कहां से मित्र? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और केवल संसद कानून बना सकती है, यह संविधान के किस प्रतीक की ओर जाता है? तो ध्यान रखना, यह संविधान की एकात्मक, किस? एकात्मक संविधान का लक्षण है। क्या है ये? एकात्मक संविधान का लक्षण है, क्योंकि केवल संसद बना सकती है, राज्य का कोई इंपोर्टेंस ही नहीं होती। अच्छा, इसमें कुछ विषय हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, आप उन्हें नोट कर लें। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये विषय है, नोट कर सकते हैं विषय। कुछ महत्वपूर्ण है, उन्हें लिखा देता हूं। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनसे संबंधित जो भी बात है, जो भी संशोधन करना है, वो कौन करेगी? संसद करेगी। दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन बन जाए तो आप बता सकते हैं, प्रौद्योगिकी। और तीसरा एक और लिख लीजिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कुछ बच्चों क्या है,
विषय हैं जिन्हें अवशिष्ट विषयों के तहत रखा जाता है। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अवशिष्ट विषय वे विषय होते हैं जो तीनों सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनमें विषय शामिल नहीं होते, ये अलग से होते हैं। इन अलग से विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है। इन पर कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। किस आर्टिकल के तहत बना सकती है? 248 के तहत बना सकती है। यह विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप याद कर लेना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। लेकिन जो संसद कानून बना सकती है, यह संविधान का कैसा लक्षण है? तो बता सकते हैं एकात्मक लक्षण है बच्चों। आगे जरा ध्यान दीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं आई होगी बच्चों, उम्मीद है नहीं आई होगी बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची आठवीं अनुसूची मित्र, पढ़कर के आपको फील खुद हो रहा होगा कि आपके भाई हैं, इन्हें पवन सर के नाम से जाना जाता है, अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मैं बताता हूं, आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाते जाइए। जरा ध्यान दीजिए, 8वीं अनुसूची में सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि इसमें किस बात का वर्णन किया गया है। इसमें किस बात का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में? तो ध्यान रखना, जो 8वीं अनुसूची है वह आपकी भाषाओं से संबंधित है, क्योंकि भारत असंख्य भाषाओं वाला क्या है? देश है। किसका वर्णन किया गया है? भाषाओं से, भाषाओं का वर्णन है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, भाषाओं से संबंधित है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र, आप ये बताएं कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? जब आपका संविधान लिखकर तैयार हो किया गया था, उस समय संविधान में कितनी भाषाएं थी? मतलब मेरा यह है, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या ध्यान रखना मेरे दोस्त, 14 थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी मेरे मित्र। क्लियर हुआ? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। लेकिन वर्तमान समय में कितनी है? ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में, वर्तमान संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना 22 भाषाएं मित्र। कौन सी? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं मित्र। याद रखिए कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो ये बात तो निश्चित निकल के आई गई है, निकल के आई है कि जितनी भाषा 22 में, मतलब 14 में से 22 हो गई हैं, मतलब 8 भाषाएं, 8 भाषाएं क्या की गई हैं? 8 भाषाएं संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? संविधान संशोधन द्वारा क्या की गई है? जोड़ी गई है मित्र। क्या की गई है? जोड़ी गई है। मतलब 8 भाषाओं को बाद में अब तक संविधान संशोधन द्वारा बच्चों क्या किया गया है? जोड़ा गया है। क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो 15वीं भाषा कब जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 16वीं कब जोड़ी गई? 17वीं कब जोड़ी गई? 18वीं कब जोड़ी गई? 19वीं कब जोड़ी गई? 20वीं कब जोड़ी गई? 21वीं कब जोड़ी गई? और 22वीं कब जोड़ी गई? ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो 15वें नंबर की भाषा है, कौन सी मित्र? 15वें नंबर की भाषा। एक एक फैक्ट को याद रखिए बच्चा। 15वीं भाषा, और 15वीं भाषा बच्चों कौन सी है? सिंधी। कौन सी है? सिंधी। कौन सी बच्चा? सिंधी। 14 तो वो ही है, 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो याद रखना मेरे दोस्त, इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 21वां। कौन सा? 21वां संविधान और संशोधन। में ऐसे लिख देता हूं बच्चों, ठीक है? आप लोग एडजस्ट समझ जाना। संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1967 में।
समझ में आ रहा है ना। जो 15वीं जो भाषा सिंधी भाषा थी वो 21वां संविधान संशोधन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बुरा मत मानिएगा, मैंने कैसे लिख दिया है शॉर्ट में, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है और भाषा भी लिखवानी है। 15वीं जो भाषा थी वो कौन सी थी? सिंधी। पूछा जाए सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी? बताइए। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 19 कब? 67 में। कौन सा? 21वां बच्चों, जिसके तहत सिंधी भाषा जोड़ेगी 15वें नंबर की। उसके बाद आप लोग याद रखना, एक संविधान संशोधन होता है, एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन कब होता है मित्र? तो ये जो होता है 1992 में होता है मित्र। कब होता है? 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में होता है। इसके तहत 3 भाषाओं को शामिल किया गया था। कौन कौन सी? तो ध्यान दीजिए, कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी हो गई, मणिपुरी और नेपाली। ध्यान दीजिए, 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसके माध्यम से 3 भाषाओं को जोड़ा गया था बच्चों। 16वीं भाषा कौन सी? कोंकणी, फिर 17वीं मणिपुरी, 18वीं नेपाली। मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इनका वर्णन 8वीं अनुसूची में बच्चा, कहां पर? 8वीं अनुसूची में। ठीक। उसके बाद एक संविधान संशोधन होता है, एक संविधान संशोधन होता है 92वां, 52वां। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन होता है। ये कब होता है? तो ध्यान रखना बच्चा, 2004 में। कब होता है? 2004 में होता है। 52वां संविधान संशोधन 2004 में होता है। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, चारों को याद कर लीजिए, ये चारों बड़ा महत्वपूर्ण है। बोडो, डोगरी, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 92वां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2004 के द्वारा 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो जो 8वीं अनुसूची है बच्चों, इसमें जितनी भारत की भाषा हैं संविधान में शामिल की गई हैं उनका वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। ये कब कब जोड़ी गई हैं तो उन पर नजर डाल देते हैं। 15वीं जो भाषा, जो सिंधी भाषा थी, वो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई थी बच्चा। लेकिन इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। उसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। लेकिन उसके बाद जो 92वां संविधान संशोधन होता है वर्ष 2004 में। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उम्मीद है आपको 8वीं अनुसूची बेहतर तरह से समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। कहां पर? 9वीं अनुसूची की तरफ बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। नौवीं अनुसूची, पहली बात, जो 9वीं अनुसूची है मित्र, आपको पता होना चाहिए ये बाद में जोड़ी गई है, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको यह बताऊंगा कि इस 9वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना, जो 9वीं अनुसूची है मेरे दोस्त, यह किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। और ये कब जोड़ी गई थी? तो मैं आपको बता चुका हूं कि प्रथम
संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होता है। उसके तहत ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें किस बात का वर्णन किया गया है? तो बताइए, भूमि सुधार का। बच्चों, किस पे? भूमि सुधार का इसमें वर्णन किया गया था। अच्छा बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है, पूछा गया क्वेश्चन है कि जब ये जोड़ी गई थी तो जो सुप्रीम कोर्ट है, एससी है, सुप्रीम कोर्ट है, वह इसमें किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट 9वीं अनुसूची में अगर सरकार कानून बना दे, कोई नया एक्ट जोड़ दे, तो सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरफियर नहीं कर सकता था। लेकिन एक केस आया। कौन सा केस आया? केशवानंद बनाम केरल राज्य। कौन सा? केशवानंद बनाम केरल राज्य। और ये आया कब बच्चों? तो इसकी डेट आप लोग 100% याद रखना, 1973, 1973 में आया हुआ था बच्चा ये। इसके केस ने यह निर्धारित कर दिया कि जो 9वीं अनुसूची है वह संविधान का पार्ट है और केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो 9वीं अनुसूची के तहत रखती है, तो यदि उससे संविधान का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वह प्रभावित होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। यह 73वां संविधान संशोधन के माध्यम, 73वां, सॉरी, केशवानंद बनाम केरल राज्य के द्वारा यह स्पष्ट हो गया। तो बात यह निकल के आई कि पहले 1951 से लेकर के 73 तक जो केंद्र सरकार ने कानून बना दिए थे भूमि सुधार को लेकर के 9वीं अनुसूची में, उसमें तो अब तक इन 91 से लेकर 73 तक सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में 73 के बाद में जो भी केंद्र सरकार तो कानून बनाएगी, 9वीं अनुसूची में जोड़ेगी, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है इंटरफियर कर सकता है। इस बात को याद रखना मित्र, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इस बात को याद रखना। अब देखो बच्चों, हम लोग चलते हैं 10वीं अनुसूची पर। किस पर? 10वीं अनुसूची पर। 10वीं अनुसूची पर अलग से लिख देता हूं, चलो ठीक है। दसवीं अनुसूची, आपको पता होना चाहिए कि 10वीं जो अनुसूची है इसमें किस बात का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना, जो 10वीं अनुसूची है मित्र, इसमें दल बदल तुमने देखा होगा, जो नेतागण हैं वह अपने फायदे के लिए एक दल से दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। उनको किस तरह रोका जाए ताकि करप्शन कम हो सके, इनका वर्णन कहां पर किया गया है? 10वीं अनुसूची में किया गया मित्र। कहां पर? 10वीं अनुसूची में किया गया है, आप लोग याद रखोगे। अगली महत्वपूर्ण बात, जो 11वीं अनुसूची है, कौन सी? 11वीं। 11वीं अनुसूची है मित्र, याद रखना, पूछी जा सकती है। 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, यह सबसे पहले बाद में जोड़ी गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी आपको बता चुका हूं, हालांकि दोबारा बता देता हूं। 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में इसके द्वारा जोड़ी गई थी। और जो 11वीं अनुसूची है मित्र, यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत से संबंधित है, आप लोग याद रखना। और ग्राम पंचायत को कितने विषयों पर यह अधिकार दिया गया है कानून बनाने का? तो ध्यान रखना, 29 विषयों पर। 29 विषय ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत को दिए गए, ठीक है, जिन पर ग्राम पंचायत क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। 29 विषय हैं। तो ध्यान रखना, जैसे आपने देखा होगा यार, ग्रामों में बहुत सी, मैं जानता हूं कि बहुत से भाई गांव में रहते हैं, तो गांवों में चुनाव होता है ग्राम पंचायत का, तो इन सब का वर्णन कहां पर है? आपकी 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। लेकिन जो 12वीं अनुसूची है मित्र, कौन सी? 12वीं अनुसूची,
ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इन सबको याद करेंगे। 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये देखो 11वीं थी वह ग्राम पंचायत से संबंधित है, और जो 12वीं अनुसूची है बच्चा, यह किससे संबंधित है? तो नगर पंचायत से। नगर पंचायत से तुमने देखा होगा, शहरों में रहते होंगे, जो पार्षद वगैरह के चुनाव होते हैं वो इसी के तहत आते हैं, और इसके माध्यम से देखा होगा नगर पंचायतों को 18 विषयों पर, कितने? 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है बच्चों। इनको 18 विषय दिए गए हैं। कितने? 18 विषय दिए गए हैं। तो बच्चों, मैंने आज आपको क्या पढ़ाया एक बार रिवीजन करा देता हूं, ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए बच्चों। चलो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में बताया। प्रारंभ मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान समय में 12 हैं। कह सकते हैं 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। कितनी? 4 अनुसूचियां हैं वो बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, मैंने लिखा भी है। उसके बाद आइए, प्रथम अनुसूची क्या कहती है? वो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। जो 9वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, 11 और 12, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। लेकिन जो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसके तहत जोड़ी गई थी। लेकिन जो 12वीं अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, उसके माध्यम से मेरे दोस्त जोड़ी गई थी। उसके बाद पहली जो अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया? ध्यान रखना, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का। गलत मत कर देना, तो मैं बता चुका हूं इसके बारे में। दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या कहती है? शपथ प्रक्रिया, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके शपथ प्रक्रिया का वर्णन किया गया। लेकिन 3 व्यक्ति इसके, 3 संवैधानिक पदाधिकारी इसके अपवाद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 69 में है, राज्यपाल की शपथ प्रक्रिया का वर्णन 159 में। उसके बाद जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में यह बताती है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। लेकिन जो 5वीं अनुसूची है वो हमें यह कहती है असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम को छोड़ करके जितने भी 7 सिस्टर हैं उनमें जो जनजाति पाई जाती है उनके प्रशासन और उन पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, उसका वर्णन आपकी 5वीं अनुसूची बताती है। और लेकिन 6वीं अनुसूची हमसे क्या कहती है? 6वीं अनुसूची हमसे यह कहती है कि जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 4 राज्य हैं जिन्हें वो ATMM कहते हैं, उनमें जो जनजातियां पाई जाती हैं उनके प्रशासन और प्रबंधन का वर्णन है मेरे दोस्त। आगे चलिए, आगे से बताया गया है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में बताया गया केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। 3 प्रकार की शक्तियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में 61 विषय हैं जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। लेकिन समवर्ती सूची ऐसी है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, जिसमें 52 विषय हैं बच्चों। लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, हम देखते हैं इन तीनों के अलावा कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है, और इन पर जो कानून बनाने का अधिकार किसको? संसद को है। किस आर्टिकल के तहत बनाती है? 248 के तहत कानून बना सकती है। यह विचार किस संविधान संशोधन द्वारा किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि यह संविधान का कैसा लक्षण है? तो संविधान का एकात्मक लक्षण है बच्चा ये। ठीक है, इनमें से कुछ विषय हैं जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सूचना प्रौद्योगिकी है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम चलते हैं 8वीं अनुसूची पर। 8वीं अनुसूची के तहत बताना चाहता हूं मैं, इसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। भाषा मतलब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान समय कितनी? 22 भाषाएं, मतलब 8 जो भाषाएं किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, 15वीं जो भाषा है जिसे हम सिंधी भाषा कहते हैं, वो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। उसके माध्यम से सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, 1992 में होता है, उसके माध्यम से 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उम्मीद है
ये भी समझ में आ चुका होगा। लेकिन जो 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2004 में होता है, उसके तहत 4 भाषाएं जोड़ दी गई। कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन संविधान संशोधन द्वारा? तो 92 में मेरे भाई, आप लोगों को याद हो चुका होगा। अब देखो 9वीं अनुसूची है, वो भूमि सुधार से संबंधित है। यह पहले संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, आप लोग याद रख सकते हो। 10वीं अनुसूची है, यह दल बदल से संबंधित है। लेकिन 11वीं अनुसूची है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची है, वो नगर पंचायत से संबंधित है। बच्चों, उम्मीद है ये सेशन आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगर ईमानदारी से आ गया है तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपको सारा भाई, आपको यह भाई सारे सब्जेक्ट, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ाने के लिए, फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार है मेरे भाई। और आप मुझसे क्या आशाएं रखते हैं? अगर अन्य कोई आशाएं रख सकते हैं तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत।